हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चालू करेंगे क्लास 12th का अकाउंट्स, जिसमें हमने सबसे पहला चैप्टर लिया है अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल में शेयर्स की बातें आती हैं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा था कि हमें शेयर वाला चैप्टर पढ़ाइए, तो आज की पहली वीडियो में हमने शेयर वाला चैप्टर ही लिया है। मैं आपको इस बुक में से पढ़ाता हूँ। यह है बीके कुमावत का एडिशन अकाउंटेंसी। इसी बुक में से मैं आपको प्रैक्टिकल्स भी करवाऊंगा और थ्योरी भी करवाऊंगा। तो हम हमारा चैप्टर चालू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें सीखना है कि अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें शेयर कैपिटल की बात आती है। अब शेयर जो चीज़ होती है, शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है हिस्सा या फिर अंश। ठीक है, किसी भी कंपनी का एक हिस्सा, उसे क्या कहते हैं? शेयर। हम कहते हैं ना कि हमने उस कंपनी के शेयर खरीदे या उस कंपनी के शेयर खरीदे। तो जो शेयर हम खरीदते हैं, जो हिस्सा हम कंपनी का लेते हैं, उसकी आज हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग करना सीखेंगे कि वो क्या होता है और उसे कैसे करा जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो हमें चीज़ सीखने की ज़रूरत है वो है कि कंपनी क्या होती है। सबसे पहले हमें क्या सीखना है? कंपनी के बारे में, कि कंपनी एक्चुअली में होती क्या है। तो कंपनी जो चीज़ है उसका मैं पहले आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ, फिर हम इसको पूरा सोल्व करेंगे। क्या है? कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having a separate entity with perpetual succession and a common seal। ये कंपनी की डेफिनेशन होती है। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह होती है। कंपनी जो है वो जीवित तो है नहीं, वो ना सांस लेती है, ना खाती पीती चलती फिरती, कुछ नहीं है। वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, जिसे हम लॉ के द्वारा बनाते हैं। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी यानी कि ये ओनर से अलग होती है ना, सेपरेट होती है ओनर से, यानी कि इसकी एक अलग महत्व है और ओनर का एक अलग महत्व है। दोनों अलग अलग थिंग है। कंपनी खुद कुछ खरीद भी सकती है, एसेट बेच सकती है, ख़रीद सकती है, पैसा इधर उधर कर सकती है ना, या फिर कुछ भी सेल कर सकती है, परचेस कर सकती है। कंपनी खुद ये कर सकती है ओनर के द्वारा या जो भी उसके मेंबर्स हैं उनके द्वारा, लेकिन कंपनी के नाम से वो चीज़ें होती है। तो कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन और सेपरेट एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का यहाँ पर मीनिंग है कि जब कोई पर्सन, अगर उसका ओनर है या उसके मेंबर्स हैं या उसके जो डायरेक्टर्स हैं, अगर कंपनी के वो डायरेक्टर्स, मेंबर या ओनर मर जाते हैं या वो पर्सन्स जो हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या वो कंपनी छोड़ देते हैं या कंपनी बेच देते हैं, तो उससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंपनी वहीं टिकी रहेगी, उन लोगों की जगह कोई दूसरे लोग आ जाएंगे, लेकिन कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। परपेचुअल सक्सेशन का इसमें ये मतलब होता है कि अगर कंपनी को बंद करना है तो वो सिर्फ फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, सिर्फ कोर्ट के माध्यम से ही कंपनी बंद हो सकती है, वरना कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी को बेचने या ख़रीदने से कंपनी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी के ओनर की डेथ से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी होती है। यही अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म आपने नाम सुना होगा, आपके इस 12th के बुक में भी है। पार्टनरशिप का पूरा चैप्टर आएगा, आपको बहुत सारे चैप्टर रहेंगे। तो पार्टनरशिप के मेंबर्स जब मर जाते हैं या इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उससे उनकी पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद हो जाती है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है।
फिर क्या दे रखा है, एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील यानी कि कंपनी की खुद की एक सील होती है, जैसे अपना अपन करते हैं ना, साइन करते हैं किसी भी पेपर पे अपन साइन करते हैं, आपकी खुद की एक सिग्नेचर होती है। तो कंपनी की क्या होती है, कॉमन सील होती है। आप अगर उस कॉमन सील को लगाएंगे यानी कि कंपनी ने वो ऑथराइज्ड की है। तो ये होता है कंपनी का मीनिंग। आगे हम और सीखेंगे कंपनी का मतलब क्या होता है। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला, जैसे कि इसकी डेफिनेशन के अंदर ही है, कौन सा है, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन होती है ना, जिसे लॉ के द्वारा बनाया जाता है। फिर सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये इसके ओनर से अलग होती है। ये खुद के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रति दायित्व देती है। और क्या है कि ये खुद अपनी प्रॉपर्टी ऑन कर सकती है ना, कुछ भी प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकती है, कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट ये कर सकती है। तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और ये किसके द्वारा चलती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। किसके द्वारा चलती है, मतलब इसके अंदर दो चीज़ होती है, एक MOA और एक AOA, है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके द्वारा ये चलती है। थर्ड, कॉमन सील। इसके अंदर मैंने जैसा कहा कि कॉमन सील होती है। कॉमन सील इसमें कंपलसरी नहीं है, इसमें हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट में कॉमन सील लगती है इसके। आगे और कौन सा है, फोर्थ पे, परपेचुअल सक्सेशन। वही बात है कि इसके जो मेंबर्स हैं या इसका जो ओनर है उसकी डेथ या उसके इंसॉल्वेंसी से, लुनेसी से इस कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ कब बंद हो सकती है, सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ही ये बंद हो सकती है। फिर फिफ्थ पे, लिमिटेड लायबिलिटी। अब कंपनी जो होती है, कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी कैसे होगी कि उनके जो शेयर्स जितने उनके पास होंगे उस हिसाब से उनकी लाइबिलिटी होगी, उससे ज़्यादा उन वो लाइबिलिटी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सिक्स्थ, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। अब इसमें इसको कौन मैनेज करता है और कौन ओनरशिप करता है, इसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स रहते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं और वो एक पर्सन को चुनते हैं, जैसे कि CEO रहता है, वो इस कंपनी को आगे बढ़ाता है, चलाता है। सेवंथ पे, नंबर्स ऑफ मेंबर, है ना, नंबर्स ऑफ मेंबर्स, तो कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें है कि मिनिमम जो कंपनी है, कंपनी भी 3 प्रकार की होती है, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन कंपनी से आपको समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ एक पर्सन ही उसका ओनर होता है और वही पूरी कंपनी चलाता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी, ये किस में हम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं उसके अंदर, 50। वैसे ही पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड, है ना, कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए कंपनी को स्टार्ट करने के लिए और मैक्सिमम 50। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होना चाहिए, 7 लोगों से पब्लिक कंपनी स्टार्ट होती है और मैक्सिमम अनलिमिटेड। फिर 1 पर्सन कंपनी में ओनली 1 पर्सन, सिर्फ एक ही पर्सन होता है। आपको समझ में आया नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। उसके बाद 8th पे, बोरोइंग पावर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल रहती है पैसा लेने के लिए, है ना, वो खुद बोरो कर सकती है, उसके पास ये पावर होती है। उसके बाद और भी इसके उसमें बहुत सारे जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो हमने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ आती है
दो चीज़ में डिफरेंस करना, एक तो पार्टनरशिप में और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी से आप हैरान मत होइए, वही होता है कंपनी ही, है ना, कंपनी ही को क्या कहते हैं हम, जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिफरेंस हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला इनमें डिफरेंस आता है, सबसे पहला डिफरेंस इनमें आता है कि ये किसके द्वारा बनी जाती है ना, किसके अंडर ये रजिस्टर्ड होती है। तो पार्टनरशिप जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932, है ना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप एक्ट बनता है। और जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो किसके द्वारा रजिस्टर्ड होती है, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी बनती है। सेकेंड इसमें हम डिफरेंस देखते हैं, वही मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स। तो यहाँ पर मिनिमम जो पार्टनरशिप में चाहिए वो हैं 2, है ना, और मैक्सिमम इसके अंदर होते हैं 50। वैसे ही कंपनी के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही पार्टनर हो, मतलब सिर्फ एक ही ऑनर होता है। प्राइवेट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम वैसे 200, लेकिन इसको घटा के 50 कर दिया है। फिर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है, इतना समझ में आया मेंबर्स का। फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड इसमें क्या डिफरेंस आता है, लाइबिलिटी का। तो इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। वैसे इसके अंदर भी अनलिमिटेड आता है, लेकिन हम क्या सीखेंगे, सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी, है ना। 2 और होती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी होती है। फिर फोर्थ और क्या होता है इसके अंदर, जो मैनेजमेंट है वो ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम, यानी कि सारे पार्टनर्स या सिर्फ उनमें से कुछ पार्टनर या एक पार्टनर जो है पार्टनरशिप चलाते हैं, है ना, और मैनेज करते हैं। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है कि इसके अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो इस कंपनी को मैनेज करते हैं। फिर फिफ्थ, फिर क्या है कि बिज़नेस के बारे बात आती है। तो बिज़नेस जो है पार्टनरशिप पार्टनर्स से कंसर्न करके कैसा भी बिज़नेस कर सकते हैं जो लीगल हो, है ना। यानी कि क्या है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि कैरी ऑन एनी लीगल बिजनेस एग्रीड टू बाय ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर से एग्री करके वो कोई सा भी लीगल बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, जो कंपनीज होती है, उसमें आप कोई से भी ऐसे लीगल वाले बिजनेस नहीं कर सकते हैं। उसमें आप सिर्फ कौन से बिजनेस कर सकते हैं, जो MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज में लिखे होते हैं।
पार्टनरशिप में सारे पार्टनर की सहमति से आप कोई सा भी लीगल बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लोज में लिखा होगा कि आपको ये वाला बिज़नेस करना, आप उसमें सिर्फ वही वाला बिज़नेस करोगे। आगे बढ़ते हैं 6th पॉइंट पे। अब बारी आती है कि इसको ख़त्म कैसे करा जाए। तो पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी या और भी जो अदर कारण हैं उसकी वजह से पार्टनरशिप बंद हो सकती है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो होती है वो सिर्फ कंपनीज एक्ट के द्वारा सिर्फ ऑर्डर बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ही कंपनी जो है वो बंद हो सकती है। लेकिन जो पार्टनरशिप है वो डेथ और इंसॉल्वेंसी या और अदर जैसे लॉस या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, इनकी वजह से पार्टनरशिप बंद हो सकती है। तो ये मेन 6 पॉइंट आपने समझ लिए। आगे अब बढ़ते हैं कि कंपनी कौन कौन सी होती है ना। अब क्या आएगा आपके पास, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, है ना। कौन कौन से प्रकार की कंपनीज होती है। तो इसमें 3 प्रकार की आपको कंपनीज दे रखी है, 3 बेसिस पर कंपनी आपको दे रखी है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो यहाँ पर आप देख लिए, सबसे पहले हम सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पर आपको यहाँ पर 3 कंपनी दी गई है। सबसे पहले कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। अब कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या मतलब है कि ऐसी कंपनी जो शेयर्स के द्वारा लिमिटेड है, यानी कि आप जितने शेयर इशू करेंगे, जितने शेयर्स उसके होंगे, उसी के बेसिस पर आपकी लाइबिलिटी होगी। जैसे कि नॉर्मल मैंने आपको बताया लिमिटेड लाइबिलिटी। सेकेंड, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनी जो गारंटर्स की होती है वो शेयर्स इशू नहीं करते हैं। वो बेसिकली कौन लोग होते हैं, जो प्रॉफिट के लिए कंपनी नहीं खोलते हैं, है ना, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ऐसी कंपनीज़ को क्या कहते हैं हम, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। फिर थर्ड इसके अंदर आती है अनलिमिटेड कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनीज़ का मतलब ऐसी कंपनीज जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड नहीं होती है। ऐसी कंपनीज़ किसके अंदर आती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ के अंदर आती है। फिर पहला बेसिस हमने सीख लिया। सेकंड बेसिस, अब किसके बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर्स। ऐसी कंपनी जो किसके द्वारा बनती है, मेंबर्स के द्वारा, जिसके अंदर सबसे पहला 1 पर्सन कंपनी। अब 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसको सिर्फ एक व्यक्ति चलाता है ना, सोल कंपनी होती है। और इसके अंदर क्या चीज़ आती है, 1 पर्सन कंपनी को सिर्फ एक पर्सन चलाता है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके फीचर्स में क्या आता है, तो जो वो बंदा है जो कंपनी चला रहा है वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ क्या, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि उसकी जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, नॉट मोर देन 50 लाख।
अब ये कंपनी क्या है, पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब आप शेयर इशू करते हैं, तो जब आपने शेयर इशू करे तो उससे मिलने वाला पैसा है ना, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो किसके अंदर आती है, 1% कंपनी के अंदर आती है। और इसका एक और क्या फ़ीचर है कि इसका जो एवरेज एनुअल टर्न ओवर है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन ₹2 करोड़। 2 करोड़ से ज़्यादा इसका साल का टर्न ओवर यानी कि पूरे साल भर की कमाई जो है उसकी 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक फ़ीचर किसके अंदर आते हैं, 1% कंपनी। 50 लाख से ज़्यादा पेड अप कैपिटल नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा उसका एनुअल टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ये किसके अंदर आता है, 1% कंपनी के अंदर आता है। फिर सेकेंड में क्या आता है, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट होती है ना। और क्या आता है कि इसके अंदर जो मिनिमम मेंबर हैं वो 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। और क्या आता है इसके फीचर के अंदर कि इसकी जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि वही कि जब आप शेयर इशू करते हैं और उससे मिलने वाला पैसा मिनिमम कितना होना चाहिए, 1 लाख है ना, 1 लाख रुपए मिनिमम उसका क्या होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा। फिर और क्या होता है इसके अंदर कि जो राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है वो इसमें नहीं होता है ना, यानी कि रेस्ट्रिक्ट्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, यानी कि इसके जो शेयर्स हैं वो आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप किसी को बेच नहीं सकते। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि आपने जो शेयर्स लिए हैं वो आप क्या नहीं कर सकते, किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये किसके अंदर आता है, प्राइवेट कंपनी के अंदर आता है। और क्या चीज़ होती है इसके अंदर कि प्राइवेट कंपनी के शेयर और कौन ले सकता है, इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड इसमें आता है पब्लिक कंपनी। क्या आती है अब, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि मिनिमम 7 यानी कि 7 लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम इसमें क्या होता है, इन्फिनिटी अनलिमिटेड होते हैं इसके अंदर। और क्या आता है पब्लिक कंपनी के अंदर, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप प्राइवेट कंपनी जब आप बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि लास्ट में लिखा जाता है कि मान लीजिए कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड है ना, या LTD ऐसा लिखा होता है। क्या लिखा होता है, XYZ PVT LTD, यानी कि ये क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट यानी कि ये प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड यानी कि ये लिमिटेड बाय इट्स शेयर है। तो ये क्या होता है, प्राइवेट कंपनी होता है। और जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में कैसा लिखा हुआ होता है कि ABC LTD है ना, यानी कि ये क्या है, सिर्फ ओनली LTD लिखा हो, यानी कि ये क्या है, पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी के अंदर जो इनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो मिनिमम कितनी होती है, 5 लाख है ना, 5 लाख होना चाहिए या उससे ज़्यादा। ये क्या होती है, पब्लिक कंपनी होती है। फिर हम थर्ड और लास्ट पे आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। अब साइज़ के मामले में, तो साइज़ के मामले में पहला 2 होते हैं, एक होता है स्मॉल कंपनी और दूसरी होती है लार्ज कंपनी। पहले स्मॉल कंपनी देख लेते हैं। तो स्मॉल कंपनी जो है, अब स्मॉल कंपनी की जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो मिनिमम पेड अप कैपिटल सॉरी मिनिमम नहीं, इसमें क्या है कि मिनिमम नहीं होती है, स्मॉल कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं होती है। इसमें क्या है कि जो इसकी पेड अप कैपिटल है
वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 50 लाख। 50 लाख रुपए से ज़्यादा इसकी क्या नहीं होना चाहिए, पेड अप कैपिटल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए कि जो शेयर हम इशू करते हैं उससे मिलने वाला पैसा 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या आता है इसके अंदर कि इसका जो साल का टर्नओवर है, वो साल का जो टर्न ओवर है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 करोड़। 2 करोड़ से ज़्यादा इसका टर्नओवर नहीं होना चाहिए साल का। फिर इसके अंदर क्या होता है, अब आता है सेकंड पे लार्ज कंपनी। लार्ज कंपनी, लार्ज कंपनी कौन सी होती है, जो स्मॉल कंपनी नहीं होती है, बस इसमें इतना ही है। लार्ज कंपनी कौन सी, जो स्मॉल कंपनी नहीं होती है, यानी कि जिसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा हो, वो किस में आती है, लार्ज कंपनी में आती है। और जिसका जो साल का टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो, वो किस में आती है, लार्ज कंपनी में आती है। तो ये बेसिस ख़त्म हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, शेयर क्या होते हैं और स्टॉक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि शेयर क्या होता है। ये चैप्टर इसी के ऊपर बेस है, शेयर के ऊपर, है ना। तो शेयर के ऊपर क्या होता है कि शेयर का मतलब होता है कि कंपनी का एक वो कैपिटल का हिस्सा, क्या है, कंपनी की कैपिटल का हिस्सा। मान लीजिए कि कंपनी की कैपिटल जो है वो कितनी है, 1 लाख। कितनी है, 1 लाख की कैपिटल है कंपनी की। अब ये जो 1 लाख है इसके शेयर कितने बनेंगे, 10,000 यूनिट के। 10,000 यूनिट के ये क्या हो गए, ये हो गए शेयर। ये क्या है, शेयर हैं। और इसकी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू ₹10। 10 रुपये की इसकी क्या है, फेस वैल्यू है। हमारे पास 10,000 शेयर हैं जिसकी वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। क्या है, 10 रुपीज़ ईच यूनिट, है ना, 10 रुपीज़ ईच यूनिट, यानी कि हर एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। ऐसे हमारे पास 10,000 शेयर हैं और 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 10 रुपीज़ कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। ये क्या हो गई, हमारी कैपिटल ऐसे आ गई। तो आपको समझ में आया कि जितनी कैपिटल हो उसको किससे डिवाइड कर दो, कि आप जो एक शेयर की फेस वैल्यू रख रहे हैं उससे डिवाइड कर दो तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, शेयर निकल के आ जाएगा, है ना। और इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल भी निकाल सकते हैं। आपको समझ में आया शेयर क्या है। शेयर का मतलब कि जो शेयर कैपिटल होती है, कंपनी की जो कैपिटल होती है उसका हिस्सा, है ना। जब आप उसकी फेस वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या आ जाता है, उसके शेयर्स निकल के आ जाते हैं। आपने सुना होगा कि टाटा की कंपनी है, उसका एक शेयर 150 रुपये का बिक रहा है, यानी कि क्या है कि उसका एक शेयर जो है, एक शेयर जो है वो कितने का है, 150 रुपये का है। यानी कि 150 क्या हो गई उसकी फेस वैल्यू, यानी कि एक शेयर की वैल्यू क्या है, 150 रुपये। एक शेयर बिक रहा है तो 150 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 150 रुपये हो गया, 150 का शेयर हो गया। अब ऐसे करके मान लीजिए कि उनके पास कितने शेयर हैं, मान लीजिए कि उनके पास 10,000 शेयर हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाई 150 फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना जाएगा, ये 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना जाएगा, 15 लाख। क्या जाएगा, 15 लाख। 15 लाख की क्या हो गई, उनकी कैपिटल हो गई। इतनी उनकी कैपिटल थी, 10,000 के उनके शेयर थे, फेस वैल्यू कितनी थी, 150 की। तो ये शेयर का मतलब आपको समझ में आया। आगे आते हैं स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है, तो स्टॉक वो होता है कि जब आप शेयर को आप क्या कर दो, फुल्ली पेड अप। जब हम शेयर इशू करते हैं और जब सारे के सारे शेयर का पैसा आ जाता है, जब वो फुल्ली पेड अप हो जाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो स्टॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आधे शेयर का पैसा आया है और आधे शेयर का पैसा नहीं आया है तो वो स्टॉक में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। स्टॉक कब होगा, जब शेयर को फुल्ली पेड अप किया जाएगा, तब क्या बन जाएगा, वो हमारा स्टॉक बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शेयर कौन कौन से होते हैं। शेयर दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, शेयर जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं।
एक तो होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर्स। ठीक है, दो प्रकार के शेयर होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या है, तो इसका हम डिफरेंस यहाँ पर देखते हैं, आपको इससे इनका मतलब भी समझ में आ जाएगा। इनकी कोई ऐसी फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, इनको किससे डिफ़ाइन करा जाता है, इनके डिफरेंस से इनको डिफ़ाइन किया जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है। जब भी आपको इसका पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप पूरा एक थ्योरम बना करके लिख दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और इक्विटी शेयर क्या होता है। तो प्रेफरेंस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब हम प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर ख़रीदते हैं तो उसका जो रेट होता है ना, उसका जो अमाउंट होता है वो क्या होता है। तो प्रेफरेंस शेयर में जो डिविडेंड, हम क्या बोलते हैं उसको, डिविडेंड बोलते हैं, है ना, जो पैसा आता है ना उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड जो रहता है वो इसमें क्या होता है, फिक्स्ड रहता है। प्रेफरेंस शेयर में क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। लेकिन इक्विटी में जो डिविडेंड होता है ना, जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स्ड नहीं रहता है। यानी कि क्या है कि मान लीजिए आपने अगर 10,000 रुपये के शेयर मतलब 10,000 रुपये के, कितने, 10,000 रुपये के शेयर ख़रीदे हैं, तो आपको 10,000 का ही जो फिक्स्ड रेट यानी कि 10% मिलेगा, तो 10% ही मिलेगा, भले वो ऊपर कितना भी चला जाए। लेकिन जब इक्विटी शेयर आप ख़रीदते हो तो 10,000 का तो 10% है, लेकिन अगर वो और ज़्यादा ऊपर गया, है ना, ऊपर गया तो आपको ऊपर का पैसा भी मिलेगा। यानी कि 10% का अगर वो 20% हो गया तो आपको इसमें कितना मिलेगा, 20% है, लेकिन इसमें आपको 10 का 10 ही मिलेगा। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, दूसरा डिफरेंस यहाँ पर देख लीजिए कि जो डिविडेंड जब आपको वापस मिलना है ना, जो डिविडेंड है वो सर्टेन है कि आपको पेड होगा, है ना, क्या है, सर्टेनली पेड, क्या होगा कि आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता है। इक्विटी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बाद में डिविडेंड मिले, है ना, तो इसमें क्या है, नॉट सर्टेनली पेड, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। और क्या होता है, अब जो वोटिंग राइट है, यानी कि आप कंपनी के एक तरह से आपने कंपनी के शेयर खरीदे, अब कंपनी के कोई भी डिसीज़न हो तो उसमें आपके राइट होते हैं कि नहीं। तो जो प्रेफरेंस शेयर वाले शेयर होल्डर जो रहते हैं उनके जो राइट्स हैं वो ऐसे राइट्स नहीं हैं, वो कैसे राइट्स हैं उनके कि ओनली इन मैटर्स ऑफ देयर ऑन इंटरेस्ट्स। जो वोटिंग राइट होते हैं प्रेफरेंस शेयर में, जब उनके खुद की बात आती है, जब प्रेफरेंस शेयर की खुद की बात आती है तभी उनको वोटिंग राइट रहते हैं। लेकिन जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर वालों को क्या रहते हैं, वोटिंग राइट पूरे रहते हैं, वोटिंग राइट्स इन ऑल मैटर्स। सारे मैटर्स में इक्विटी शेयर वालों के क्या रहते हैं, वोटिंग राइट्स रहते हैं, वो किसी भी उसमें अपने वोट दे सकते हैं, कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। फिर आती है रिस्क की बात। अब आपने शेयर ले तो लिया तो उसकी रिस्क की जो वो है कि कम है या ज़्यादा, तो वो कैसा रहता है, प्रेफरेंस शेयर में लेस रिस्क रहता है, क्या रहता है, कम रिस्क रहता है। वहीं इक्विटी में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, क्या रहता है, हायर रिस्क, है ना, क्या रहता है, हायर रिस्क रहता है। प्रेफरेंस शेयर में लेस रिस्क रहता है, लेकिन इक्विटी में क्या रहता है, हायर रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। फिर फिफ्थ वाला, अब क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट आप इसमें करते हैं, नॉर्मल इसमें बता देता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो प्रेफरेंस शेयर में क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर फिक्स्ड रहता है, लेकिन इसमें कमर्शियल रहता है ना, वो कम ज़्यादा कैसा भी इक्विटी में हो सकता है। फिर उसके बाद एक पॉइंट क्या है कि जब आपकी कंपनी
मान लीजिए कि बर्बाद हो जाती है, आपने शेयर तो उसके लिए लिए, लेकिन अब क्या हो गई, आपकी कंपनी दिवालिया घोषित हो गई है ना, बर्बाद हो गई, उसके पास अब पैसा नहीं बचा, मतलब क्या है, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं बचा, अब वो क्या है, बंद होने की कगार पे है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पैसा पहले किसको मिलेगा, तो पहले पैसा मिलेगा प्रेफरेंस शेयर वालों को, है ना। किसको मिलेगा सबसे पहले पैसा, प्रेफरेंस शेयर वालों को। तो इसमें क्या है, गेट देयर कैपिटल फर्स्ट, ठीक है। क्या होगा कि सबसे पहले किसको मिलेगी कैपिटल, जो भी उसका डिविडेंड था वो किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, है ना। मान लीजिए कि कंपनी के पास 25,000 रुपये बचे हैं, है ना, लास्ट कितने बचे हैं, 25,000 रुपये हैं, जिसमें से प्रेफरेंस शेयर को कितना देना है, 20,000 देना है, और इक्विटी वालों को कितना देना है, 10,000 देना है। तो 20,000 तो उन्होंने किसको बांट दिए, प्रेफरेंस शेयर वालों को बांट दिए। अब जो 5,000 हैं वो किसको में बढ़ जाएंगे, इक्विटी शेयर वालों को बढ़ जाएंगे। सबसे आखिरी में किसको बढ़ता है, इक्विटी शेयर वालों को। पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को। और इसमें क्या होता है कि दे कैन गेट देयर कैपिटल आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर इफ़ एनी लेफ्ट, है ना, बचेगी तो मिलेगी, नहीं बचेगी तो नहीं मिलेगी। यही इसमें भी होता है। आगे देखते हैं, राइट्स का मैंने आपको बता दिया था। अब जो ओनरशिप की बात आती है कि ओनरशिप किसके पास रहती है, प्रेफरेंस शेयर वालों के पास कंपनी की ओनरशिप नहीं रहती, यानी कि क्या है कि दे आर नॉट मेंबर्स, ये कंपनी के मेंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन कौन होते हैं, इक्विटी वाले कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं, ऑफिशियली कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं, इसीलिए इनके पास क्या रहता है, वोटिंग राइट रहता है। दे आर मेंबर्स ऑफ कंपनी, ठीक है, ये क्या है, कंपनी के मेंबर्स होते हैं। और क्या है कि बीच में जब मान लीजिए कि एक पूरा साल रहता है, आपने शेयर खरीदे, साल भर का रहता है, अब उसके बीच में ही, है ना, कीमत बढ़ने घटने या मतलब उसके ड्यूरेशन के पहले ही अगर आप अमाउंट निकालना चाहें तो प्रेफरेंस शेयर वाले निकाल सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर वाले ऐसा नहीं कर सकते, है ना। ये राइट किसको है, प्रेफरेंस शेयर वालों को है कि वो जो शेयर है वो कब रिडीम कर सकते हैं, ड्यूरेशन के बीच में, लेकिन जब तक ड्यूरेशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इक्विटी शेयर वाले उसको बीच में नहीं निकाल सकते। फिर इनके नेचर की बात कर लेते हैं, सेवंथ वाला, दे आर स्पेशल नेचर। प्रेफरेंस शेयर वाले कौन होते हैं, स्पेशल नेचर वाले होते हैं, लेकिन वहीं इक्विटी शेयर वाले कौन होते हैं, दे आर जनरल इन नेचर। ये कैसे होते हैं, जनरल होते हैं, नॉर्मल होते हैं बस। इक्विटी शेयर को एक और क्या कहा जाता है, ऑर्डिनरी, है ना, सामान्य, नॉर्मल। तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पे जिसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूरा बेस्ड है। यही चीज़ आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल वो चीज़ होती है कि आपकी कंपनी की जो पूरी पूंजी है ना, जो पूरी कैपिटल है वो क्या कहलाती है, आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल कहलाती है। आपकी कंपनी की जो वैल्यू होती है या जिसके ऊपर आपके पूरे शेयर आप जितने देते हैं मान लीजिए कि आपकी कंपनी की पूरी जो वैल्यू है वो है 2 करोड़, है ना, कितनी है, 2 करोड़। तो 2 करोड़ क्या है, आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। आपके कंपनी में कितना पैसा है, 2 करोड़ का पैसा है है ना, यानी आपकी कंपनी में जो कैपिटल है वो कितनी है, 2 करोड़ है। तो पूरी जो कैपिटल आपकी वो क्या कहलाती है, ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाती है। अब ऑथराइज्ड कैपिटल को आप जब तक 2 करोड़ से बढ़ाएंगे नहीं, है ना, मान लीजिए कि 2 करोड़ आपकी क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो आपके जो शेयर जो होंगे वो कितने इशू होंगे, 2 करोड़ के बेसिस पर ही इशू होंगे।
2 करोड़ से कम भी इशू हो सकते हैं, यानी कि 1 करोड़ भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, 50 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर आपको 2 करोड़ से ज़्यादा इशू करना है तो आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी पहले ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। ऑथराइज्ड कैपिटल के अंदर दो चीज़ आती हैं, एक तो होता है इशूड कैपिटल और एक होता है अनइशूड कैपिटल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब शेयर इशू करेंगे ना, ये क्या है, इशूड कैपिटल। जितने के शेयर आपने इशू करें उसे क्या कहेंगे, इशूड कैपिटल। और जितने आपने नहीं करें वो क्या हो गए, अनइशूड कैपिटल हो गए। यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी कितनी है, 2 करोड़ है। अब या तो आप पूरे के पूरे 2 करोड़ इशू कर दो या फिर 1 करोड़ इशू कर दो। अगर आप 1 करोड़ इशू करते हैं तो 1 करोड़ क्या हो गया आपके इशूड कैपिटल में चलेगा और 1 करोड़ किस में हो गया, आपके अनइशूड कैपिटल में हो गए। आगे बढ़ते हैं। इशूड कैपिटल या तो 2 करोड़ भी हो सकती है, 2 करोड़ से कम भी हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आपको उससे ज़्यादा करना है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगी, आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। अब इशू के अंदर भी दो चीज़ आती हैं, एक तो आते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, है ना, और एक और क्या आती है, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल में अब क्या डिफरेंस है। इशू का मतलब तो हो गया कि आपने जितने शेयर इशू करे। अब आपने शेयर इशू तो कर दिए, है ना, आपने पब्लिक को शेयर इशू तो कर दिए। आपने क्या कहा कि ये हमारे शेयर रहे, है ना, कितने के शेयर रहे, आपने कितने के करे, मान लीजिए आपने 1 करोड़ के शेयर इशू कर दिए। अब 1 करोड़ के आपने शेयर इशू तो कर दिए, लेकिन उनमें से पब्लिक कितनी लेगी, है ना। अब पब्लिक तो ढेर सारी है, लेकिन पब्लिक ने क्या करा कि पूरे जो शेयर आपने 1 करोड़ के इशू करे थे उसमें से मात्र कितने 75 लाख सब्सक्राइब्ड हुए। कितने हुए, 75 सब्सक्राइब्ड हुए, है ना, 75 लाख सब्सक्राइब्ड हुए। और बचे जो 25 लाख थे वो किस में चले गए, अनसब्सक्राइब्ड। यानी कि ये पब्लिक ने लिए ही नहीं। कितने लिए पब्लिक ने, सिर्फ 75 लाख ही लिए, 25 लाख नहीं लिए। 75 लाख लिए तो उससे क्या कहेंगे हम, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जो नहीं लिए उससे क्या कहेंगे हम, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। आया इतना समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब आपने शेयर इशू कर दिए। इशू करने के बाद पब्लिक ने उसमें से 75 लाख सब्सक्राइब कर लिए, है ना। उसके बाद क्या आता है कि कंपनी फिर क्या कहेगी कि पैसे के लिए कहेगी कि अब हमें आप क्या दो, पैसे दो। आपने हमारे शेयर तो ले लिए, अब आप पैसा भी दो। तो जब आप पैसा लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी कहेगी कि हमें इतना अमाउंट चाहिए, है ना। अब क्या बोलोगे, आपकी फेस वैल्यू। यहाँ पर सब्सक्राइब आपने किस फेस वैल्यू पे करे थे, 10 रुपीज़ की। 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू पे आपने कहे थे, है ना। और ये क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल। तो आप क्या कहोगे कि आपको कितना पैसा पे चाहिए, 10 रुपये या 8 रुपये, जितने भी पैसे पे आपको चाहिए, तो कंपनी क्या कहेगी, उसे कॉल्ड अप कैपिटल हम कहेंगे कि अब आप क्या करो, पैसा हमें दो। तो कैसा होगा कि फेस वैल्यू उसकी कितनी थी, 10 रुपीज़ थी, लेकिन अब कंपनी क्या कह रही है कि हमें तो आप 8 रुपये के हिसाब से दे दो, है ना। तो वो क्या हो गई, आपकी कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। अब कॉल्ड अप कैपिटल पहले ऊपर क्या था कि 75 लाख जो थे वो 10 रुपये के हिसाब से जा रहे थे, लेकिन अब कंपनी ने क्या कहा कि हमें कॉल्ड अप कैपिटल अब कितनी दो, 8 रुपये के हिसाब से दो। अब जो ₹2 बचे वो क्या बचे, अनकॉल्ड कैपिटल हो गई। समझ में आया आपको। इशू करे 10 पे, सॉरी इशू करे, सब्सक्राइब हुए, कितने पे हुए, 10 रुपये पे हुए, लेकिन अब आपने क्या कहा कि आपको कितनी कॉल्ड अप चाहिए, 8 रुपये। तो अब कितने पे मिलेंगे आपको, 8 रुपये के हिसाब से मिलेंगे। अब आगे देखिए, कॉल्ड अप कैपिटल के अंदर भी दो चीज़ आती है। पहला आता है पेड अप कैपिटल और दूसरा आता है कॉल्स इन एरियर। क्या आता है, कॉल्स इन एरियर। आपने 10 रुपये की फेस वैल्यू दे दी, है ना, इतने पे लोगों ने आपने इशू करे। आपने सब्सक्राइब के टाइम आपने कॉल्ड अप की वैल्यू कितने दे दी, 8 रुपये दे दी कि आप तो आप हमको 8 रुपये के हिसाब से दे दो। लेकिन अब क्या करा है कि जब पैसे देने की बारी आई
तो पैसे देने की बारी आई पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या, यानी कि कितने के हिसाब से आपको पैसा मिलता है ना। तो पेड अप कैपिटल कैसे मिलेगी आपको, कि मान लीजिए कि अगर सब ने 8 रुपये के हिसाब से आपको पैसे दे दिए तो वो क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। लेकिन उसमें से क्या करा है आपको कि जो 75 लाख के शेयर थे, उस 75 लाख के शेयर में से 70 लाख लोगों ने तो 8 रुपये के हिसाब से पैसा दे दिया। क्या करा, 70 लाख रुपए के हिसाब से 8 रुपये के उस पर पैसा दे दिया। लेकिन जो 5 लाख लोग, 5 लाख जो शेयर थे, उस 5 लाख शेयर पे कितने के हिसाब से आया, मान लीजिए 5 लाख में कितने के हिसाब से आया, 2 रुपये के हिसाब से आया। या फिर मान लीजिए कि सिर्फ 70 लाख रुपए का ही पैसा आया और बाकी 5 लाख रुपए का पैसा आया ही नहीं। तो जो 70 लाख का पैसा आया 8 रुपये के हिसाब से, तो 70 लाख मल्टीप्लाई 8, तो ये क्या आ जाएगा आपका पेड अप कैपिटल, यानी कि इतने आपको पैसा मिल गया। लेकिन जो 5 लाख रुपए पे 8 रुपये के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिला, वो किस में चला जाएगा, कॉल्स इन एरियर, यानी कि कंपनी ने आपको बोला था कि आप पैसे दो, तो 70 लाख का शेयर का पैसा तो आ गया, लेकिन 5 लाख के शेयर का पैसा आया ही नहीं। तो ये 70 लाख का जो पैसा आ गया उसे क्या कहेंगे हम, पेड अप कैपिटल, और जो 5 लाख का नहीं आया उसे क्या कहेंगे हम, कॉल्स इन एरियर। अनकॉल्ड कैपिटल में भी दो चीज़ आती है, एक होता है रिजर्व्ड कैपिटल और एक होता है अनरिजर्व्ड कैपिटल। अब रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड कैपिटल क्या है, कि रिजर्व्ड कैपिटल तो वो पार्ट होता है कि जो हमने पैसा, अनकॉल्ड कैपिटल जो थी, यानी कि जो 2 रुपये थे, वो किस में चले जाएंगे, आपके रिजर्व कैपिटल में चले जाएंगे। तो इसको क्या, ये कब आप यूज़ करेंगे, जब कंपनी आपकी पूरी बंद हो जाएगी, तब आप इस रिजर्व कैपिटल का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जो 2 रुपये के हिसाब से पैसा आया था ना, ये आप कब यूज़ करेंगे, जब आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, है ना। और जो अनरिजर्व्ड कैपिटल है, अनरिजर्व्ड कैपिटल क्या होता है, कि जो बाद में आप कंपनी को इशू करेंगे। इतना समझ में आया आपको, मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसका पूरा समझा देता हूँ। क्या है यहाँ पर एग्जांपल, कि एक कंपनी है ना, ABC कंपनी है। अब उस कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, वो ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, 2 लाख की है। क्या हो गई आपकी, 2 लाख की क्या हो गई, ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गई। अब 2 लाख की आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल तो हो गई, और उसकी फेस वैल्यू कितनी हो गई, ₹10। ये क्या हो गई उसकी फेस वैल्यू। तो 2 लाख तो आपकी क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है, और 10 रुपये की क्या है, उसकी फेस वैल्यू है। इतना समझ में आया, 2 पॉइंट। आगे फिर और क्या दे रखा है उसके अंदर, कि जो शेयर इशू करे हैं, शेयर इशू वो कितने करे हैं, 10,000 के शेयर इशू करे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे था ऑथराइज्ड कैपिटल, उसमें से आपने इशू कितने करे हैं, 10,000 के शेयर आपने क्या करे हैं, इशू करे हैं, किस पे, 10 रुपये की फेस वैल्यू पे। तो आपकी जो कैपिटल की मतलब कितने, वो इशूड कैपिटल कितनी हो गई आपकी, 1 लाख रुपए की आपकी इशूड कैपिटल हो गई। 2 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल, 1 लाख क्या हो गई आपकी इशूड कैपिटल, जिसमें से शेयर इशू कितने के हुए हैं, 10,000 के शेयर इशू हुए हैं 10 रुपये के हिसाब से। आपको ये थोड़ा सा कठिन पड़ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा आप इधर ध्यान दीजिए, आगे और जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको और इजी हो जाएगा। यहाँ पर फिर से मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि ऑथोराइज्ड कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपए की, आपको शेयर इशू करे हैं 10,000 रुपये के, 10 रुपये फेस वैल्यू की, है ना। 10 रुपये क्या है उसकी फेस वैल्यू है, 10,000 के शेयर हैं। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है 10,000 शेयर हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो गया, 1 लाख। तो ये 1 लाख क्या हो गई आपकी इशूड कैपिटल, क्या हो गई इशूड कैपिटल। 1 लाख की क्या हो गई आपकी इशूड कैपिटल, शेयर इशू 10,000 के हुए। अब उसके बाद क्या आता है, मैंने आपको ऊपर समझा था कि कॉल्ड अप कैपिटल। अब क्या होगा कॉल्ड अप कैपिटल के टाइम पे, कि फेस वैल्यू तो 10 रुपये की थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा
कि आप सिर्फ कितने के ऊपर दीजिए, 8 रुपये के हिसाब से दीजिए, तो आपकी जो कॉल्ड अप कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल कैसे हो जाएगी कि 10,000 के जो शेयर इशू करे थे आपने, 10,000 के जो शेयर क्या करे थे, इशू करे थे, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 8 रुपये के हिसाब से। अब आप 8 रुपये के हिसाब से करेंगे तो कितना हो गया, 80,000 रुपये। 80,000 रुपये का क्या हुआ है, कॉल्ड अप कैपिटल आ गई आपकी। 10,000 के शेयर थे, 10 रुपये फेस वैल्यू थी, लेकिन कॉल्ड अप क्या हो बोला उन्होंने कि 8 रुपये के हिसाब से दीजिए। अब 8 रुपये के हिसाब से दीजिए तो 80,000 आपकी क्या हो गई, कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। तो आपको कितने मिलना चाहिए थे, 80,000 मिलना चाहिए थे। लेकिन अब पेड अप कैपिटल यानी कि आपको एक्चुअली में कितना पेड हुआ, पेड अप कैपिटल, उन्होंने क्या कहा कि 10,000 में से 1,000 के शेयर क्या नहीं हुए हैं, इशू नहीं, मतलब क्या नहीं हुए हैं, पेड अप नहीं हुए हैं। तो कितने के हुए हैं वो ज़रा देख लीजिए कि 10,000 में से 1,000 के नहीं हुए, कितने के हुए हैं, 9,000 के हुए। 9,000 मल्टीप्लाई 8 रुपये के हिसाब से 9,000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है, 72,000। तो ये 72,000 क्या हो गए आपके पेड अप कैपिटल, यानी कि इतना अमाउंट आपको मिल चुका है। 80,000 आपको मिलना थे, लेकिन आपको कितना रिसीव्ड हुआ, 72,000। अब जो 1,000 थे वो किस में चले गए, कॉल इन एरियर, किस में चले गए, कॉल इन एरियर में। 1,000 के शेयर आपको क्या नहीं हुए, पेड अप नहीं हुए, मल्टीप्लाई 8,000 8,000 सॉरी 8,000 की काय में चलेगा, कॉल्स इन एरियर, यानी कि इतना अमाउंट आपको रिसीव्ड नहीं हुआ। आपको कितना हुआ, 72,000 रिसीव्ड हुआ, लेकिन कितना होना चाहिए था, 80,000 आपको होना चाहिए था। आपको अब समझ में आई बात क्या होता है। आगे भी आपको अब क्वेश्चन से पढ़ाऊँगा इसके बाद। तो जो आपको बुक में आपके इसमें रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, इनके बीच का डिफरेंस, ऑथराइज्ड इशू, पेड अप कैपिटल, इन सब के बारे में आपको डिफरेंस बहुत सारे दे रखे हैं। तो आप बुक में से इतना कुछ पढ़ लीजिए। मैं अब आपको क्या पढ़ाऊँगा, इसमें क्वेश्चंस पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आया हो आपको इतना सब समझ में आया हो। ये एक वीडियो मैंने बना दी आपकी थ्योरी की। अब जो 2 वीडियो और इसकी मैं बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, शुरू से पूरा अच्छे से आपको उसमें समझाऊंगा, है ना, कि जर्नल एंट्री उसकी कैसे बनानी है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और उसके बाद जो लास्ट वीडियो आएगी वो क्या आएगी कि मैंने जो आपको ये बुक बताई है, यहाँ पर मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, ये जो बुक है अकाउंटेंसी की, ये ओल्ड मॉडल है मेरे पास, बीके कुमावत इसके क्या हैं, ऑथर हैं। मैं इसमें से आपको सिखा रहा हूँ, है ना, इसमें से ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें हम क्या सीखेंगे, जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे इस पूरे चैप्टर की, और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद इस बुक में से मैं आपको क्या करवाऊँगा, क्वेश्चन करवाऊँगा। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन क्या है और कॉपी में पूरा सॉल्व कराऊँगा। तो आई होप आपको इतना सब समझ में आया हो। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखिए, जो 11th क्लास की थी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो हैं अकाउंट्स के बारे में वो क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच।